के। तो मैंने कहा कि इस तरह मल्टीपल एलिमेंट्स की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, लाइक एक होम पेज इजीली, लाइक एक पेज इजीली क्रिएट हो सकता है, तो आप उसे क्रिएट करेंगे। और उसके लिए आपको टास्क भी मिलेंगे। आपको वेबसाइट क्लोन करने के लिए भी मिलेगी। एक वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई होगी, आपने सेम एज इट इज़ वैसी बनानी होगी। अब देखो, पेजेस में आके मैंने होम पेज को एडिट किया है। अब हमारे पास एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है। पिछली क्लासेस में हमने एक प्लगइन एलिमेंटर, जो कि एक पेज बिल्डर है, हमने उसको इंस्टॉल किया था, ताकि हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकें जिस तरह भी हम चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, जो कि पहले नहीं था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शो होगा जब हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। तो इस पे हमने क्लिक करना है। हमने पेज को ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, तो पब्लिश किए बगैर भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एडिट करते हैं। और हाँ, पीसी की स्पेक्स आपकी लो हो सकते हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, जब एलिमेंटर लोड हो रहा हो इस तरह, तो किसी और पेज को ओपन ना कीजिएगा, क्योंकि ये स्टक हो जाएगा फिर वहीं पे ही लोड होते होते। क्योंकि मेरा लैपटॉप की स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं किसी और मल्टीपल चीज़ों को ओपन करता रहूँ तो इसका कोई इशू नहीं होगा। बट काफ़ी सारे लैपटॉप्स में ये इशू कर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, ये है एलिमेंटर का इंटरफेस, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए, जैसे कोई काफ़ी एलिमेंट्स पेड हैं और काफ़ी फ्री एलिमेंट्स हैं, और हम इन एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जैसे हम चाहते हैं। तो पहले तो हम इसकी फंक्शंस समझते हैं, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किस पर्पज़ के लिए है। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, एलिमेंटर के एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंटर के लोगो से। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। थीम बिल्डर, इसके बारे में आपको कल की क्लास में बताऊंगा, याद दिलाइएगा। थीम बिल्डर ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको कल स्टडी करेंगे। हिस्ट्री, जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट डिजाइन करते हैं, एक ही एलिमेंट क्यों ना पुट करें। ठीक है, चाहे आपने एक एलिमेंट पुट किया, दो पुट किए, जितनी भी स्टेप बाय स्टेप, चाहे आपने थोड़ा सा एक एलिमेंट को थोड़ा सा हिला के दूसरी साइड पे रखा, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, हिस्ट्री में। वो इसलिए ताकि आप पुराना जो वर्जन है, या जहाँ से आप से गलती हुई है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ किया, वो गलती हो गई, आप बैक करना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री में जाके पुरानी वाली, जहाँ से आपने सही चीज़, जो आपकी यानी कि एलिमेंट्स में जहाँ पे सही पड़े हैं, आप समझते हैं कि ये यहाँ तक जो है डेट टाइम ये सब लिखा होता है, तो वहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं कि यहाँ तक जो है बैक कर दे। ठीक है, डिजाइनिंग को यहाँ तक बैक करते हैं। ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए एक एलिमेंट हेडिंग यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। ठीक है, ये हेडिंग यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे एलिमेंटर के लोगो पे क्लिक करके हिस्ट्री में जाता हूँ। अब ये देखो, दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक है एडिटिंग स्टार्टेड, जहाँ से हमने एडिटिंग स्टार्ट की, वो तो बिल्कुल खाली था। ठीक है। और जब भी अब फॉर एग्जांपल आपने अभी इसको बल्कि इसके बारे में बता देता हूँ फिर नेक्स्ट। यहाँ पे जो हमने एलिमेंट ऐड किया, ये देखो हेडिंग, ये ऐड हो गई। अगर हम इसके स्टाइलिंग को चेंज करेंगे, तो फिर यहाँ पे एक और हमारे पास टैब शो होगी कि इसकी स्टाइलिंग की या उस रिलेटेड कुछ लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक्शन में पड़ी होंगी यहाँ पे। और ये एक्शन तब तक सेव्ड रहता है, यहाँ पे एक्शंस में ये सारा डाटा तब तक सेव रहता है जब तक आपको आप इसको फॉर एग्जांपल आपने पब्लिश किया और रिफ्रेश किया। रिफ्रेश जब तक करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अभी इतना काम करके आपने पब्लिश करके मैं लैपटॉप बंद कर दिया, जब दोबारा ओपन करेंगे ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पेज रिफ्रेश होता है, तो फिर ये एक्शन से खत्म हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, यहाँ यहाँ पे फिर आप रीडू नहीं दोबारा पीछे वाली
एडिटिंग को नहीं ला सकते। यानी कि अगर आपने एमएस वर्ड या एमएस, बल्कि एक्सेल सब में सेम ही होता है, एमएस वर्ड को अगर आपने समझा होगा, कभी उस पर वर्क किया होगा, तो उसमें दो कमांड्स यूज होती हैं, कंट्रोल Z अनडू, कंट्रोल Y रीडू। अनडू मीन जो हमने अभी किया, वर्क परफॉर्म किया, उसको नहीं करना, अनडू यानी कि खत्म कर दो, इसको नहीं करना। रीडू, जो अभी हमने अनडू किया ना, जो हमने काम किया था उसको हमने अनडू कर दिया, उसको रीडू कर दो, उसी को दोबारा कर दो। और हाँ, अनडू किए बगैर आप रीडू को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ अनडू ही नहीं किया, कंट्रोल Z के जरिए किसी एलिमेंट को बैक ही नहीं किया। तो फिर आप उसे कैसे कह सकते हैं कि जो काम हुआ ही नहीं है, आप कह सकते हैं जो वो हुआ था उसको दोबारा करो? ऑफ कोर्स नहीं कह सकते, जो काम हुआ ही नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो एलिमेंट बैक हो गए, अब मैं कंट्रोल Y करता हूँ तो वापिस आ गए। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे सेव होती हैं। ठीक है, एक्शंस में जब आप पेज को रिफ्रेश कर देते हैं या पेज आपका रिफ्रेश हो जाता है किसी वजह से, तो फिर ये सारी चीज़ें एक्शन से हट जाएंगी, फिर ये आ जाएंगी रिविजन्स में। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं। अ, 3 दिन पहले, ठीक है, बल्कि ये तो पता नहीं रॉन्ग दिखा रहा है या क्या है। अच्छा, इसका पुराना वर्जन दिखा रहा है, जब मैंने इस पे 3 दिन पहले एलिमेंटर को हमने इंस्टॉल किया और इस पे मैंने अप्लाई किया था, तो वो दिखा रहा है 3 दिन पहले कुछ चालू, मतलब इसमें कुछ ऐड किया था जो कि खाली ही था। अब यहाँ पे देखो, डेट और टाइम आपके सामने लिखा होता है कि आपने फलां दिन फलां बज के फलां मिनट पे फलां डेट को आपने ये वाला काम किया था। ठीक है, अब एग्जैक्टली काम तो नहीं लिख सकते, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ आपने की थी। तो अगर आप उस दिन की या पिछले किसी टाइम की हिस्ट्री को रिवर्स करना चाहते हैं, उस टाइम की जो डिज़ाइनिंग उस टाइम पे आपने कर रखी थी उसी को वापस लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम जैसे कि हम मोबाइल में हिस्ट्री देखते हैं कि हमने कौन सी साइट को यूज़ की, या फिर हमने मोबाइल के अंदर कौन सी एप्स को यूज़ किया, तो वो सारी हिस्ट्री हमारे मोबाइल में पड़ी होती है, और हम वहाँ से ऐप्स को देख सकते हैं और उन्हें जाके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि जहाँ से हमने ऐप को यूज़ करना छोड़ा था, या जो जो उस दिन हमने जो चीज़ यूज़ की थी वही चीज़ हमें दोबारा दिखाई जाए, वहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। ठीक है, जो आपने परसों काम किया था, परसों का और आपने कल भी किया और आपने आज भी किया, आप चाहते हैं कि आपका जो परसों हुआ हुआ काम था वो एक्यूरेट था, उसी को दोबारा लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसी डेट को या उसी रिवीजन को सिलेक्ट कर लें और अप्लाई कर दें। ये सारी डिजाइनिंग परसों वाली ही अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। एक्शंस एंड रिविजन्स, एक्शंस एट अ टाइम, जो आप एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं उनका डाटा हिस्ट्री यहाँ पे होती है। और रिविजन्स, जो आपने कई दिन पहले या फिर जितनी बार रिफ्रेश किया अपने पेज को, पेज रिफ्रेश हो गया या लैपटॉप बंद किया, कंप्यूटर बंद किया, दोबारा ऑन किया, पेज दोबारा से रिफ्रेश हुआ, तो वो सब डाटा यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, तो ये होता है हिस्ट्री का काम। उसके बाद हमारे पास यूज़र प्रेफरेंसेस हैं। यूज़र प्रेफरेंसेस ये सिर्फ इसके लिए हैं, एलिमेंटर को यूज़ करने के लिए, एलिमेंटर के पैनल को यूज़ करने के लिए, कि आप पैनल को डार्क मोड में चाहते हैं या लाइट मोड में चाहते हैं, या फिर जैसे विंडो है उसी मोड में डिटेक्ट कर ले। ये जो आपको एलिमेंटर का पैनल है, एलिमेंट पैनल, इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ये कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि नॉर्मली कुछ भी काम नहीं आते। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन काम आता है नेविगेशन का, कि जब आप यहाँ से, आपने होम पेज में थे, होम पेज को के बटन साइड पे था एडिट विद एलिमेंटर, उस पर क्लिक किया, आप इस एडिशन एलिमेंटर के एडिशन लेवल पे आ गए। ठीक है,
अब आप यहाँ से जब बैक करेंगे तो यहाँ पे आप इसे कमांड दे सकते हैं कि कहाँ पे मतलब बैक करेंगे तो कौन सी जगह को ओपन करें। इसी पोस्ट को जहाँ से हमने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके एलिमेंटर वाली जगह ओपन की थी, वही पीछे जो बैक पिछली जगह थी नॉर्मल गुटनबर्ग वाली जो एडिशन है उसको ओपन कर ले, यानी कि इसी पोस्ट को एडिट कर दे। या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑल पोस्ट को ओपन कर दे। पोस्ट एक किस्म की दिखा रहा है पोस्ट टाइप को, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल पोस्ट ओपन हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेजेस में थे, पेजेस को आपने एडिट, किसी एक पेज को आप एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं तो फिर ऑल पेजेस में चला जाएगा। आप किसी प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हैं और ऑल ऑल पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है तो ऑल प्रोडक्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उनकी जो लिस्ट है पूरी वो ओपन कर देगा। या फिर आप चाहते हैं कि कहीं भी ना जाए, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है सिंपल उसमें चला जाए, ठीक है। तो उसमें चला जाएगा, बस आपने यहाँ से यूज़र प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करके आपने सेव कर देना है, सिंपल। ओके। अच्छा, मैं इसको मोस्टली हम यूज़ करते होते हैं दिस पोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। कंट्रोल जी दिया हुआ है यहाँ पे अनडू के लिए। कंट्रोल वाई भी यूज़ कर सकते हैं अनडू के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी भी यूज़ कर सकते हैं अनडू के लिए, ठीक है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। अच्छा, ये पेस्ट स्टाइल है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। अगर आपने वर्ड एम एस वर्ड को यूज़ किया हुआ है, लैपटॉप को कभी यूज़ किया है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी को भी यूज़ किया है कभी, जस्ट नोट्स को ही किया है, तो फिर आप लोगों को ये कमांड्स आती होंगी। नहीं आती तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं पेस्ट स्टाइल। इसकी कमांड भी आप देख सकते हैं। जब हम डिजाइनिंग कर रहे होंगे तब बताऊंगा कि पेस्ट स्टाइल क्या होता है। डुप्लीकेट करने की, सेव करने की, ये सारी कमांड यहाँ पे लिखी हुई है। ओके। एग्जिट टू वर्डप्रेस, ये भी एग्जिट करके डैशबोर्ड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये प्लस का निशान। प्लस का निशान यहाँ पे भी है, ठीक है, बट ये किसी और चीज के लिए है। ये वाला जो प्लस का निशान है ये एलिमेंट्स को ओपन करने के लिए है। आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे हेडिंग का एलिमेंट मैंने ऐड किया, तो इसी तरह कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये कंटेनर्स हैं, ये हैं एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे इमेज है, बटन है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, हेडिंग, डिवाइडर, गूगल मैप, और आइकन, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये है आइकन एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट को यूज करना है, आप इसे उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे खाली जगह पे, या फिर इस हेडिंग के नीचे रखना है तो यहाँ पे हेडिंग के नीचे ले जाओ। वो एक लाइन बना देगा कि यहाँ पे पेस्ट होने वाला है। अगर यहीं पे करना है तो यहाँ पे कर दो, अगर ऊपर करना है तो फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, वहाँ पे लाइन बना देगा पिंक कलर की, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे पेस्ट करना है। मैं नीचे कर देता हूँ इसे, तो ये हेडिंग इसका इमेज पेस्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, जो सेटिंग के अंदर मैं रेजोल्यूशन की बात कर रहा था ना, इमेज के साइजेस की, वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। थंबनेल 150 बाय 150, मीडियम 300 बाय 300, और ये मीडियम लार्ज है, ये वहाँ पे नहीं था। और लार्ज 1024 है। आप कस्टम साइज भी पुट कर सकते हैं, फुल रेजोल्यूशन भी रख सकते हैं, जो मर्जी रखना चाहें। इन एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैंने ये रेजोल्यूशन का बताना था तो वो बता दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइट की सेटिंग, ठीक है। ये एक अलग, जैसे कस्टमाइजर है ना, वो एक अलग से ओपन होता है, इसी तरह ये भी साइट की सेटिंग के हवाले से ही है। इसको बड़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इसमें यही चीज़ें हैं कि
कलर कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन से यूज़ करने हैं वेबसाइट के अंदर, फॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं वही होंगे सिर्फ। और जो हमारे पास हेडिंग्स हैं उनका स्टाइल किस तरह होगा, बटन का स्टाइल, ये थीम स्टाइल है, ठीक है। इमेज का स्टाइल क्या होगा, और फार्म फील्ड्स जो हैं उनका स्टाइल क्या होगा, हेडर फुटर का स्टाइल क्या होगा। यहाँ पे हम स्टाइल को प्री डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब हम हेडिंग पुट करें, बटन, इमेज, फॉर्म कुछ भी पुट करें, तो फिर वो ऑलरेडी उसका स्टाइल जो हो उसी को कैप्चर कर ले। फॉर एग्जांपल एक बटन का स्टाइल है, वो इस तरह का है डिज़ाइन हुआ हुआ, तो फिर वो ऐसे शो होगा, ठीक है। साइट की सेटिंग है, जैसे साइट की आइडेंटिटी जो हमने कस्टमाइजर में देखी थी, साइट का बैकग्राउंड, लेआउट, लाइट बॉक्स, पेज ट्रांजिशन, ये हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जो मेन चीज़ें थी यहाँ पे वो मैंने बता दी कि साइट सेटिंग ये जो ऑप्शन है ये क्या काम करता है। यहाँ पे एग्जिट करते हैं। अच्छा, साइट सेटिंग को एग्जिट किए बगैर आप एलिमेंट्स को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अलग सेक्शन पे लेके जाता है। यह है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर इसे क्रॉस कर दें, किसी भी एलिमेंट पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डिलीट से ऊपर इसको ओपन कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, पूरे जितने भी आपने एलिमेंट्स यूज किए उनकी एक लिस्ट होती है, और एक कंटेनर के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। और कंटेनर को ओपन करके, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इतना बड़ा एलिमेंट उठा के ऊपर कैसे रखें, तो आप स्ट्रक्चर को ओपन करें। ये जो हेडिंग है, आप इमेज है, आप हेडिंग के ऊपर रखना चाहते हैं, तो यहाँ से डबल क्लिक करें, इसको उठाएं और इस तरह ऊपर ले जाएं, जब तक हेडिंग नीचे नहीं आ जाती, ठीक है। छोड़ दें, इमेज ऊपर आ गई, हेडिंग नीचे चली गई, ठीक है। तो इसी तरह इन सारी चीज़ों को, स्ट्रक्चर को आप एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अ, अभी होम पेज को एडिट कर रहे हैं तो वो शो हो रहा है हमें, और उसके अलावा बाकी सारे जितने भी पेजेस हैं वो शो होंगे हमें, अगर हमने उन्हें रिसेंटली एलिमेंटर से एडिट किया होगा तो। अभी हमने सिर्फ होम पेज बनाया और उसी को ही एडिट किया, तो यहाँ पे बाकी शो नहीं हो रहा। ये सेटिंग जो है वो इस पेज की सेटिंग है, पूरे पेज की सेटिंग। क्या इसमें क्या होता है, इसका टाइटल होता है, स्टेटस होता है कि इसको पब्लिश करना है, प्राइवेट रखना है, पेंडिंग रिव्यू में रखना है, या ड्राफ्ट में रखना है। इसके टाइटल को हाइड करना है, ये शो करना है, ठीक है। अब देखो टाइटल मैंने ये हाइड किया तो हाइड हो गया, शो किया तो दोबारा शो हो गया। पेज का लेआउट किस तरह होगा, मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो एलिमेंटर फुल विड्थ यूज़ करते हैं। और एलिमेंटर कैनवस किस चीज़ के लिए है, ये थोड़ी डिटेल में चीज़ें समझने के लिए हैं। तो कल एक तो थीम, क्या चीज़ थी ये, थीम बिल्डर, और दूसरा पेज का लेआउट के अंदर इन चीज़ों को समझा दूंगा कि एलिमेंटर फुल विड्थ क्यों, और एलिमेंटर कैनवस क्यों, और जो ऑलरेडी है वो स्टाइल क्यों, डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो थीम का स्टाइल है, ठीक है। थीम डिफ़ॉल्ट में थीम का स्टाइल होता है। ये जो आपको तीन नज़र आ रहे हैं, डेस्कटॉप, पोर्ट्रेट या टैबलेट, और मोबाइल, ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होते हैं। हम हर तीनों जगहों पे चेक करते हैं कि वेबसाइट तीनों चीज़ों पे अच्छे से प्रॉपरली जैसे शो होनी चाहिए वैसे ही शो हो रही हो, ठीक है। वरना अगर नहीं शो हो रही तो हम उसको उसी सेक्शन में, लाइक टैबलेट फॉर्म में जाके, फॉर एग्जांपल हम हेडिंग को टैबलेट फॉर्म में छोटा करना चाहते हैं, और मोबाइल डेस्कटॉप में थोड़ी बड़ी हो, टैबलेट में छोटी हो, और मोबाइल में थोड़ी और छोटी हो, तो यहाँ से हम अलग अलग जाके उन्हें सेट डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये इस तरह शो होनी चाहिए। तो हम इन चीज़ों को वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये चेकलिस्ट होती है कि आपने अभी तक
अपनी वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर दी हैं, कौन कौन सी रहती हैं। ठीक है, तो ये रहती हैं, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आपकी मर्जी है, आप जो चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जिस तरह मर्जी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। व्हाट्स न्यू, एलिमेंटर में जो न्यू चीज़ें आती रहती हैं उनके बारे में अपडेट्स हैं। और सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ को एलिमेंटर के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो। और हेल्प का ऑप्शन है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, और एलिमेंटर की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं कि किस तरह आपने कौन सी चीज़ को करना है। जो आपको नहीं समझ आ रही उसको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो चीज़ करनी कैसे है। ठीक है, अब ये आई का निशान बना हुआ है प्रीव्यू का, तो मतलब वेबसाइट का जो है, हमने जो डिज़ाइन बना रखा है, इसका प्रीव्यू हमें शो होगा कि ये दिख कैसी रही है, शो कैसी हो रही है। तो इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है, पहले इसको पब्लिश करेगा, ठीक है, उसके बाद हमें शो करेगा, या फिर ऑटो सेव करेगा फिर हमें शो करेगा। अब देखो वेबसाइट इस तरह शो हो रही है। ठीक है, और अब इसमें दो चीज़ें, एक है प्रीव्यू और एक है वेबसाइट विजिट। ठीक है, अब देखो प्रीव्यू के अंदर क्या है, ये आपको यूआरएल में भी शो हो रहा होगा कि एक प्रीव्यू है। चाहे पब्लिश नहीं किया हमने उसे, फिर भी हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि ऐसी शो हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप, ये तो पब्लिश का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, सेव ड्राफ्ट है, यानी कि पब्लिश नहीं करना, ड्राफ्ट में डाल दें। और टेम्पलेट हमने ये अच्छी बनाई है, दूसरी वेबसाइटों में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये चीज़ है व्यू पेज, इस पेज को व्यू करें। अब इस पे क्लिक करते हैं। अब ये कोई प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, लाइव जैसे अभी वेबसाइट पड़ी है वो चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, अब प्रीव्यू में अभी हमने इसे पब्लिश नहीं किया हुआ, तो जस्ट प्रीव्यू देख रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें दिखा रहा है, इमेज और हेडिंग। और दूसरा, हमारे पास जो लाइव पेज है, जो एक्चुअल पेज है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये टॉप सेक्शन, टॉप बार जो है इसका टूल बार एलिमेंटर का, उसको हमने आज रीड किया। और अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से करें। ये लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन के लिए अलग अलग कस्टमाइज करनी पड़ती है आप स्क्रीन अपनी हमारी वेबसाइट की। देखें, जब हम डेस्कटॉप में बनाते हैं तो डिज़ाइन जो होता है वो पूरे का पूरा ऑलरेडी वो कुछ हद तक रेस्पॉन्सिव होता है। तो वो डिज़ाइन कोशिश करता है कि इसके अंदर प्रॉपर जैसे उसे रेस्पॉन्सिव बनाया गया वो वैसे शो हो। तो डिज़ाइन इसके अंदर भी सेम आएगा, और इसके अंदर मोबाइल के अंदर भी सेम आएगा। ठीक है, बट जब हम चाहेंगे कि ये थोड़ा अजीब है, हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे हेडिंग है इतनी बड़ी शो हो रही है, तो हम इसको एडिट करते होते हैं, और इसके स्टाइल के अंदर जाके हम इसके जो फॉन्ट है वो कम कर देते होते हैं। लाइक मैं 16 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पे तो इसके साइज छोटा हो गया, बट टैबलेट फॉर्म में आए तो वही साइज है, और अगर डेस्कटॉप फॉर्म में आए तो इसके अंदर भी वही साइज है। तो हम इनको डिफरेंट डिज़ाइन, यानी कि उनका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर सकते हैं उनको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, बट एलिमेंट जो इसके अंदर शो हो रहे हैं, जो हमने यानी कि डेस्कटॉप के अंदर डिज़ाइन की हैं चीज़ें, वो सारी टैबलेट के अंदर भी शो होंगी, मोबाइल के अंदर भी शो होंगी। और आगे जाके इस चीज़ का भी बताऊंगा कि कोई चीज़ है जो आप डेस्कटॉप पे शो करना चाहते हैं बट टैबलेट और मोबाइल पे नहीं करना चाहते, या फिर कोई मोबाइल पे करना चाहते हैं तो टैबलेट पे नहीं करना चाहते, या फिर डेस्कटॉप पे नहीं करना चाहते, मतलब कहीं पे हाइड करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम मतलब वेबसाइट डिजाइन करते हैं वेब डेवलपमेंट से कोडिंग से, जी, तो उसमें तो हमें रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है सबके लिए। तो इसमें मतलब अगर मैं शुरू से डिजाइन कर रहा हूँ तो क्या वो खुद भी ऑटो रिस्पॉन्सिव होगी? काफी हद तक होती है। ठीक है, अब देखो, कुछ होते हैं जो कि एक थीम बना हुआ होता है ना, तो थीम का अगर हम कोई एलिमेंट यूज करेंगे तो वो मोस्टली रेस्पॉन्सिव होगा, बट कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो वो हमें खुद करने पड़ते हैं रेस्पॉन्सिव, जैसे ये हेडिंग नहीं थी,
इतनी बड़ी दिख रही थी, तो हमने खुद इसे छोटा किया। और सर इसमें मोबाइल स्क्रीन का डिफरेंस भी हो सकता है रिस्पॉन्सिव होने में। बट इसके अंदर ना देखो, अब अप टू 767 पिक्सल तक जितने भी मोबाइल हैं उन तक ऐसे शो होगी। ठीक है। अब उसने बताया उससे जो छोटे हैं उन पे भी ऐसे ही शो होगी, इस रेजोल्यूशन में, इस रेस्पॉन्सिवनेस में। और अगर हम इससे ऊपर देखते हैं, 767 से ऊपर देखते हैं, तो फिर टैबलेट फॉर्म में आ जाती है वो। 1024 पिक्सल तक, यानी कि 767 से 1024 पिक्सल तक, जितने भी यानी कि अप वर्जन होंगे स्क्रीन्स के, उनके अंदर टैबलेट फॉर्म में शो होगी। ये इनकी आप आगे जाके ये भी बताऊंगा कि आप इनकी साइजेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, कि कौन सा कहाँ तक कैप्चर करे, रेस्पॉन्सिव करे। और दूसरा ये कि इसके अंदर और भी चीज़ें, और भी कुछ ऑप्शन दो तीन ऐड कर सकते हैं, कि लाइक अगर स्क्रीन वाइड हो ज़्यादा तो फिर कैसे शो करे वेबसाइट को। और अगर इसको रोटेट किया हुआ है मोबाइल को तो फिर कैसे शो करे। तो उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। उनको भी अलग से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तीन चार और रेस्पॉन्सिव के ऑप्शन भी डाल सकते हैं। जी।